नमस्कार बच्चों, मैं आज आप सबके सामने 10वीं की कक्षा के हिंदी पुस्तक के प्रथम अध्याय को लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि हम सब इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं इसका मतलब वो श्रम कर रहे हैं। तो आज का हमारा शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध के रूप में हमारे पुस्तक में है। इस निबंध के रचनाकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। यह निबंध भारत में व्याप्त वर्ण और जाति व्यवस्था पर एक कटाक्ष किया गया है। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में सुरक्षित जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार किया गया है। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इस पाठ के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इस पाठ को उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया। उस पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पर ये पुस्तक लिखने के पीछे की क्या कहानी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पुस्तक लिखने से पहले एक भाषण के रूप में था। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में सन 1936 ईस्वी में बाबा साहब को देना था। वो इसके अध्यक्षीय भाषण के लिए तैयार किए थे, पर किसी कारणवश वो ये भाषण नहीं दे पाए, तो उन्होंने इस संपूर्ण भाषण को पुस्तक का रूप दे दिया। बाबा साहब का अगर हम लोग जीवन परिचय देखें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। जन्म का स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश राज्य में। पिता रामजी सकपाल, माता भीमाबाई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 1907 ईस्वी में इंटर, 1912 ईस्वी में बीए, 1915 ईस्वी में एमए, 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बड़ौदा नरेश इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इनकी कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए, तो प्रसन्न होकर के उन्होंने इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। उसी छात्रवृत्ति के पैसे से ये अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने गए। वहाँ इन्होंने डीएससी तथा बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो उसके लिए हमेशा तत्परता से लगे रहे। अंबेडकर जी इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। इन्होंने संपूर्ण धर्म को, जो वेदों का संपूर्ण वाग्मय है, उसको अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं के लिए, अछूत जिनको समाज में कहा जाता है, उनके लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किया है। भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाओं को अगर हम देखें तो द कास्ट इन इंडिया, वेयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड धम्मा, थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं के संपादक ये रहे हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसी पुस्तक का हिंदी रूपांतर ललई सिंह यादव ने किया है, जिसके एक पाठ का हम लोग अध्ययन करने वाले। अब हम लोग थोड़ा सा पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में हम लोग जानते हैं। ललई सिंह यादव इनका मूल नाम है, पर इन्हें पेरियार कहा जाता है और विशेष रूप से इन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। इनका जन्म 1 सितंबर 1911 को कठारा जिला, कानपुर देहात के एक समाज सुधारक कृषि परिवार में हुआ था। इस पाठ के प्रमुख बिंदु को अगर हम देखें तो इसमें हमें निम्नलिखित बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे श्रम के विभाजन की बात इसमें की गई है, जाति आधारित श्रम का विरोध किया गया है, सामाजिक सद्भाव, मानवीयता और नैसर्गिक न्याय की बात की गई है, बंधुत्व और भाईचारे का वातावरण बनाने की बात की गई है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी इस पाठ में बताया गया है, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की बात की गई है, लेखक की कल्पना यानी बाबा साहब के कल्पना का आदर्श भारत बनाने की बात इसमें की गई है। जैसा कि मैंने तीसरे स्लाइड में बताया था कि बाबा साहब क्या सोचते थे देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में। जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी इसमें
की गई है। अब हम बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने बताया बहुत सारे बिंदु इस पाठ से संबंधित जो हमें जानने की आवश्यकता है। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि मूल रूप से श्रम और जाति विभाजन में अंतर क्या है। श्रम का मतलब काम होता है, कार्य होता है जो व्यक्ति करता है, और श्रम का विभाजन यानी काम का बंटवारा किया जाता है। पर काम का बंटवारा जाति के आधार पे करना, इसका वो तर्कशील तरीके से खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि श्रम का अर्थ होता है कि जैसे कोई काम होता है बहुत सारा, उसमें से कामों को बांट करके कुछ कुछ विशेष व्यक्तियों को, मतलब ये काम वो कर सकता है, वो काम वो कर सकता है, जिसकी जो कार्य शक्ति है, इच्छा शक्ति, उसके अनुसार काम बांटा जाता है और वो काम संपन्न किया जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि यह विडंबना की ही बात है, यानी उपहास की ही बात है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक से उनका तात्पर्य है वैसे लोग जो इस चीज़ को यानी जाति पे आधारित श्रम विभाजन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। वे कहते हैं जातिवाद का पोषण इस आधार पर किया जाता है कि यह श्रम विभाजन पर आधारित है। आधुनिक सभ्य समाज भी कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, ऐसा उनके पोषक बोलते हैं। पर बाबा साहब इस पे अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक वो मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी होता है और यह हमारे लिए बहुत ही विडंबना की बात है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ ही उनमें ऊंच नीच का स्तर भी निर्मित करती है, यानी कि आपस में ही वो लोग भेदभाव से, ऊंच नीच से ग्रसित हो जाते हैं और अपने आप को हीन भावना से स्वयं देखने लगते हैं। भारतीय जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण करती है, उसमें व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की कुशलता कोई मायने नहीं रखती है और मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में से बांधकर रख देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में ये व्यवस्था है, ये जाति और वर्ण में व्यवस्था है कि जो व्यक्ति जिस जाति या धर्म में जाति या वर्ण में जन्म लेता है वह व्यक्ति उसी वर्ण या जाति में जीवन भर रहता है। उससे होता क्या है कि वो व्यक्ति उसी पेशे से, जो उसका वांशिक पेशा होता है, यानी कि उसके बाप दादा परदादा वही काम किए हुए रहते हैं और उसे भी मजबूरी बस ये काम करना पड़ता है। भले ही उस मनुष्य के जीवन यापन के लिए वह पेशा अपर्याप्त हो, अनुपयुक्त भी हो सकता है, फिर भी उसमें वो बंधने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में लगातार विकास हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास समाज, देश, दुनिया बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अचानक से बहुत कुछ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को बदलने का, पेशा बदलने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रांति होती है जो हमारे जो गरीब तबका है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और उनमें वैसी समझ नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, मजबूरी में जो काम कर रहे होते हैं उसी को करना पड़ता है और उनके जीवन में कोई नवीन परिवर्तन नहीं हो पाता है, जिससे वो और गर्त में चले जाते हैं। उनका एक तरह से वो दास्तां का प्रतीक भी हमारे लिए हो जाता है। भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने नहीं देता है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पेशे से बंधने में विवश होता है और पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर भारतीय जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण चीज़ को बढ़ावा देती है और वो चीज़ क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगारी भले ही हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से इसका कारण नहीं दिखाई देता है, पर कहीं ना कहीं जाति प्रथा पर आधारित श्रम व्यवस्था भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी कि अगर विपरीत परिस्थिति भी किसी व्यक्ति के जीवन में आ जा रहा है, भारतीय जो नागरिक है उसके जीवन में आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे अपना पेशा बदलने की छूट ना हो तो वो क्या होगा, भूखमरी का शिकार होगा और उसके रोजी रोटी के लाले हो जाएंगे। अगर उसका पैतृक पेशा बदलने का अधिकार होगा तो वो इससे छुटकारा पा सकता है, उसे भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये है बेरोजगारी और भूखमरी का शिकार, रोजगार बदलने का अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है।
इस प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। पिछले स्लाइड में भी मैंने इसके बारे में बात की थी। व्यक्तिगत रुचि यानी कि व्यक्ति की खुद की रुचि, उसकी भावना इसमें महत्व नहीं रखती है। इस प्रथा में व्यक्ति को अपनी जाति के पारंपरिक पेशे से जुड़ने को ही बाध्य किया जाता है। आज के उद्योगों में मजदूरों या कर्मचारियों की रुचि का ख्याल नहीं रखा जाता। उनको ऐसे कार्यों को संपादित करने के लिए विवश किया जाता है जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती है। अब ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे, उन पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनते जाता है और जिससे क्या होता है कि वो टालू बन जाते हैं, कामों को टालते हैं, बेमन से काम करते हैं, तो उनके काम में कुशलता भी नहीं आती है। तो इसका कारण होता है कि वो अपना जो उनके पास गुण है, जो उनके पास कला है, जिस काम के लिए वो बने हैं उसमें वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। उसके बजाय दूसरे काम में लगे रहते तो उसमें वो अपना भरपूर सहयोग योगदान नहीं दे पाते हैं। अब किसी कार्य में अगर कोई व्यक्ति दक्ष है और उसमें उसका दिल और दिमाग दोनों लग रहा है और काम के लिए अनिवार्य भी है, किसी भी काम को अच्छे से पूरा करने के लिए दक्ष होना, उसमें अपना मन लगाना बहुत आवश्यक है। तभी जाकर के उस काम में रुचि भी होती है और उस काम को व्यक्ति होता है वो व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से संपन्न करता है। इससे होगा क्या कि उनमें बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और जब बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो उससे व्यक्ति को इनकम ज़्यादा होने लगेगा, वो अपनी कमाई बढ़ाने लगेगा, तो उसे उसकी स्थिति ठीक होगी, समाज में उसकी स्थिति ठीक होगी, वो अपने घर के लोगों का, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करेगा, भूखमरी का शिकार नहीं होगा। साथ ही साथ अगर रोजगार बदल रहा है तो उससे वो अपने समाज का भी भला करेगा, अपने वर्ग का भी भला करेगा और कहीं ना कहीं वो समाज को, देश को, समाज को प्रगति की राह पर ले के जाएगा। नहीं कि वो सैकड़ों साल पीछे जो काम करता आ रहा है वो काम करेगा तो वो हमेशा उस काम में पीछे ही रह जाएगा। और देश जिसे आगे बढ़ना चाहिए, गतिशीलता ही बहुत ज़रूरी है किसी समाज को आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए, तो वो गतिशीलता भी एक व्यक्ति प्रदान करेगा देश को, क्योंकि वो देश के साथ, समय के साथ, विज्ञान के साथ, आधुनिक युग के साथ चलेगा, ना कि सैकड़ों हजारों साल जो पुरानी जड़ता हमारे अंदर भर गई है कि हमारे वो संस्कार थे, हमारे वो रीति रिवाज थे, जाति और वर्ण के नाम पे, अगर उस पे लोग चलेंगे और चलने को मजबूर रहेंगे तो वो हमेशा से देश में बेरोजगारी और भूखमरी, बदहाली के शिकार बनते रहेंगे। जाति प्रथा के अंतर्गत जातिगत पारंपरिक पेशा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा देती है और उससे अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब इसका परिणाम क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसमें ज़बरदस्ती अगर उस काम में उसको लगाया जा रहा है तो उत्पादन में कमी आएगी, अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा तो उससे उसका काम अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। लेखक की जहाँ तक बात करें तो वो इसका आर्थिक पहलू भी प्रस्तुत करते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ के प्रत्येक नागरिक की प्रगति पर निर्भर करती है। हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा साहब एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, तो वो बताते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र भी छुपा हुआ है कि अगर किसी देश का सबसे निम्न स्तर पे जो व्यक्ति है, वहाँ से लेकर के ऊंचे स्तर तक के व्यक्तियों में श्रम का बंटवारा सही ढंग से, तरीके से हो और उसे अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले काम करने की, कार्य सीखने की, उसे संपन्न करने की, तो वो इस देश को बहुत आगे बढ़ा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो काम वो अपनी रुचि से करेगा, अपनी इच्छा से करेगा और अपना विकास करेगा तो देश का, समाज का विकास करेगा, प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। अब जो हमारा लेख है इसके अंतिम गद्यांश में लेखक यानी बाबा साहब ने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे वो अपने देश के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इसे क्या बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने देश के लिए एक आदर्श समाज के निर्माण की बात की है, ऐसा आदर्श समाज जो पूरी दुनिया को सीख दे कि देखिए हमारे देश का समाज समता मूलक समाज है, स्वतंत्रता मूलक समाज है, भ्रातृत्व इसमें भरा पड़ा है, गतिशीलता है इसमें। गतिशीलता से उनका तात्पर्य ये था, बाबा साहब का तात्पर्य ये था कि किसी भी वांछित परिवर्तन का समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो जाना, यानी कि अगर कोई परिवर्तन हमारे समाज में हो रहा है तो एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक प्रत्येक व्यक्ति को वो परिवर्तन
प्रभावित करे, यानी सब में परिवर्तन हो। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की भी बात उन्होंने की है। इसमें भाईचारा भी, सामूहिक जीवनचर्या की रीति भी, समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान भी आवश्यक माना है। समाज में सब भाई भाई की तरह रहें और सबसे एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की बात करें। तो इससे होगा क्या, गतिशीलता आएगी, देश आगे बढ़ेगा, देश की प्रगति होगी और भाईचारे की भावना भी सब में बढ़ेगी। ये सब बाबा साहब के कल्पना के बारे में था। बाबा साहब अपने देश को चाहते थे एक गतिशील समाज बनाना, चाहते थे एक आदर्श समाज बनाना। इस लेख में उन्होंने यही कहने का और बोलने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा है कि हमें संपूर्ण मनुष्य के प्रति, मानव जाति के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए और श्रम का विभाजन उसकी रुचि, उसके कौशल, उसकी दक्षता के आधार पे होना चाहिए, न कि जाति के आधार पे, जिस तरह से भारतीय समाज में ये भरा पड़ा है। अब हम लोग अगले स्लाइड में आ गए हैं। यह है भ्रातृत्व में छुपी समानता की बात। इसमें एक और बात छिपी हुई है। बाबा साहब, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। इस अध्याय में भ्रातृत्व की जो बात की गई, उसमें सिर्फ भाई भाई की बात नहीं की गई है। भाईचारे की बात में लैंगिक समानता की भी बात की गई है। वो हमेशा से महिला समानता की बात करते थे, महिला सुरक्षा की बात करते थे, महिला शिक्षा की बात करते थे, महिलाओं के हक और हुकूक की बात करते थे। इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं, पूना पैक्ट को पढ़ करके जान सकते हैं। तो उन्होंने भ्रातृत्व में ये भी कहा है कि एक समाज में भ्रातृत्व इसलिए भी आवश्यक है कि उसके लिए जितना महत्वपूर्ण एक महिला है, जितना महत्वपूर्ण एक महिला है उतना ही महत्वपूर्ण एक पुरुष है, और जितना महत्वपूर्ण एक पुरुष है उतना ही महत्वपूर्ण एक महिला है। यानी कि उन्होंने सबों को समान अधिकार दिया है। मैंने पाठ का संपूर्ण सारांश 3 स्लाइड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये पहला स्लाइड है, ये हमारा दूसरा स्लाइड है। इसमें आपको वो सारी बातें एक जिस्ट के रूप में मिल जाएंगी, जिसे पढ़कर आपको पूरा पाठ याद हो। आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसके बाद प्रश्न उत्तर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई समस्या हो इस पाठ से संबंधित तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। आशा है आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप सबने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।